सो ब्लैक एंड वाइट के कलर कॉम्बिनेशन में ये है एक चेस बोर्ड। इसमें ये कौन सा कलर है? ब्लैक और ये वाइट। तो अगर मैं इसे कहूँ कि ये वाइट नहीं है और ये ब्लैक नहीं है तो कैसा रहेगा? अब आप बोलोगे कि ये कैसी डेफिनेशन हुई, तो ये है एक नेगेटिव डेफिनेशन। सो यस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो आर्टिकल 13 में लॉ की जो डेफिनेशन दी गई है वो भी एक नेगेटिव डेफिनेशन है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि लॉ क्या है, बल्कि ये बताया गया है कि लॉ क्या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 13 में जो लॉ की होल एंड सोल मीनिंग है वो ये कहती है कि कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा लॉ, लेजिस्लेशन, कोई भी ऐसा रूल्स और रेगुलेशन, कुछ भी ऐसा जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट, ब्रीच और कॉन्ट्राविन करता हो, वो लॉ है ही नहीं। सो यस, hello everybody, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to learn about article 13. So basically मैंने article 13 के वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इस पार्ट में यानी आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 13 का क्लॉज 2, 3 एंड 4 एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 13 का क्लॉज 1, क्योंकि क्लॉज 1 अपने आप में एक लॉन्ग इंटरप्रिटेशन है, लॉन्ग कॉन्सेप्ट है। सो बेटर यही होगा कि हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही डेडिकेट करें। तो आर्टिकल 13 को शुरू करने से पहले हम ये जान लें कि आर्टिकल 13 पार्ट 3 का यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट तो है, बट ये खुद एक फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि इसे हम कह सकते हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक वॉचमैन है, एक केयर टेकर है, क्योंकि ये हमें स्टेट की आर्बिट्रेरीनेस से बचाता है और साथ ही में जुडिशियल रिव्यू भी प्रोवाइड करता है। अब ये सब काम कैसे करता है ये हम जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे हम समझ लेंगे। सो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 2 से, जो ये कहता है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा अमेंडमेंट, कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, कोई रूल्स, रेगुलेशन या कोई भी ऐसा प्रोविज़न नहीं कर सकती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा हो, अब्रीच कर रहा हो या कॉन्ट्राविन कर रहा हो। अगर स्टेट ऐसा कोई भी प्रोविज़न लाती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा हो, कॉन्ट्राविन कर रहा हो, तो उसे उसकी कॉन्ट्रावेंशन के हद तक, यानी जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा हो, कॉन्ट्राविन कर रहा हो, उसे उस हद तक वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। और ये वॉइड डिक्लेयर करने का काम जुडिशियरी करती है और इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, जिसमें जुडिशियरी किसी भी प्रोविज़न को ये इंटरप्रेट करती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होती है तो उसे जुडिशियरी वॉइड डिक्लेयर कर देती है। अब ये जो कितने एक्सटेंट तक वॉइड डिक्लेयर होगा ये हम समझते हैं एक केस से। तो एक केस है 2011 का श्रेया सिंगल केस, जिसमें ये पिटिशनर ने ये क्वेश्चन अराइज किया कि जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, उसका एक सेक्शन 66 क्लॉज ए है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी एक फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रही, कॉन्ट्राविन कर रही। तो जुडिशियरी ने इस पर इंटरप्रेट किया कि और पाया कि यस, ऐसा सच में है, ये हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायोलेट कर रही है। तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के केवल 66 क्लॉज ए को ही वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया और बाकी के इसमें जितने भी क्लॉजेज और जितने भी सेक्शन थे वो एज इट इज़ बने रहें। तो इस केस से आप समझ पाएँ कि कोई भी ऐसा प्रोविज़न जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है, उसके वायोलेशन के हद तक ही उसे वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। कुछ एक पार्ट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट कर रहा है उसे उसी पार्ट को ही हटाया जाता है, बाकी सारे पार्ट्स को एज इट इज़ रहने दिया जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के बारे में। एक्चुअली आर्टिकल 13 क्लॉज 3 जो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 में जो लॉ वर्ड दिया गया है उसे डिफाइन करता है। वो ये बताता है कि लॉ के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या आएगा। तो लॉ के कॉन्टेक्स्ट में इसमें लिखा गया है कि कोई भी ऐसा लेजिस्लेशन, बाई लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, कोई भी ऐसा ऑर्डर जो स्टेट इशू करती है वो सब के सब लॉ के कॉन्टेक्स्ट में आएगी। सो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में हमने देखा कि ऐसे हार्ड प्रोविजंस प्रोवाइड किए हैं हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, ताकि स्टेट अपनी आर्बिट्रेरीनेस ना दिखाए, हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट ना करे। लेकिन उसी जगह पर, उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ भी मेंशन की है जो आर्टिकल 368 के अंदर मेंशन की है। आर्टिकल 368 कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो केपेबल है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो ऑब्वियसली पार्ट 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, ऐसा आर्टिकल 368 कहता है।
और यहीं पर हमने अभी अभी देखा आर्टिकल 13 में वो ये कहता है कि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे डिसएडवांटेज में अमेंड नहीं कर सकती। तो हुई ना ये कॉन्ट्रास्टिंग वाली बात, एक तरफ कहती है कि अमेंड कर सकती है और आर्टिकल 368 कहता है कि अमेंड नहीं किया जा सकता। तो इसी प्रोविज़न की वजह से एक राइवलरी सी शुरू हो गई, एक टसल सा शुरू हो गया आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 के बीच। और ये एविडेंट होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1951। उस समय पंडित नेहरू जी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने एक अमेंडमेंट किया, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके थ्रू उन्होंने इंट्रोड्यूस किया शेड्यूल 9 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट थी जो राइट टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, ये हमारी फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, उसे हमारे लीगल राइट्स बना दिया गया और फंडामेंटल राइट्स से रिमूव कर दिया गया। और साथ ही में शेड्यूल 9 के अंदर जितने भी प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए थे उस पर से जुडिशियल रिव्यू को हटा दिया गया। तो इस तरह से तो उन्होंने ये दिखाया कि आर्टिकल 368 जो है वो सुप्रीम है, उसके थ्रू हम किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते थे। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शो करता है। अब इसी अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। इस केस में ये क्वेश्चन अराइज किया गया जुडिशियरी के सामने कि क्या आर्टिकल 368 सुप्रीम है, सुपीरियर है आर्टिकल 13 से, कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है। तो जजेस ने ये इंटरप्रेट किया कि जिस तरह से आर्टिकल 368 को लिखा गया है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसे पढ़कर ये लगता है कि यस, पार्लियामेंट कैन एक्चुअली अमेंड एनी पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इवन आवर फंडामेंटल राइट्स। फिर यही कंटिन्यू रहा एक और केस में जिसका नाम था सज्जन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में भी आर्टिकल 368 को सुपीरियर समझा गया और ये बताया गया कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है पार्लियामेंट। लेकिन एक वक्त फिर आया मैडम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट, और उन्होंने कई बार ऐसे काम किए जिसमें उन्होंने हमारे फंडामेंटल राइट्स को कई बार अमेंड करने की कोशिश की। उन्हीं दौरान एक केस आता है गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में जुडिशियरी ने फिर से इन दोनों केस को पढ़ा, इंटरप्रेट किया और पाया कि ये दो केस तो बिल्कुल ही वॉइड है। और जजेस का ये इंटरप्रिटेशन था कि ऑफ कोर्स 368 के अंदर हमारे फाउंडिंग फादर्स ने ये प्रोविज़न प्रोवाइड किया है कि पार्लियामेंट जो है किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि पार्ट 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे डिसएडवांटेज में कभी भी किसी भी वक्त अमेंड कर दिया जाए। ऑफ कोर्स हमारे फाउंडिंग फादर्स ने हमें फंडामेंटल राइट्स देते वक्त बहुत ही ध्यान से और इसे एक महत्वपूर्ण मानते हुए ही आर्टिकल 13 में ये प्रोविज़न डाला होगा कि इसे जो है पार्लियामेंट हमारे डिसएडवांटेज में अमेंड नहीं कर सकती है। सो गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहली बार इन दोनों यानी सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद केस से हटकर ये जजमेंट दिया कि पार्लियामेंट जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमारे डिसएडवांटेज में टच भी नहीं कर सकती। और उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट भी डेवलप किया और उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो एक बेसिक पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे में चेंज नहीं किया जा सकता। ओके, तो इस केस से तो मैडम इंदिरा गांधी का हो गया काम ठप। उन्होंने सोचा था कि उनका कई बार एक्शन रहता था कि फंडामेंटल राइट्स में कई सारे बदलाव कर दिए जाए, लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाली थी। उन्होंने 4 साल बाद एक नया अमेंडमेंट कर दिया और वो अमेंडमेंट था 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस अमेंडमेंट के तहत उन्होंने एक नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया, वो था 13 क्लॉज 4। उस क्लॉज में उन्होंने ये मेंशन कर दिया कि आर्टिकल 368 में जो भी मेंशन किया गया है वो सुपीरियर, यानी आर्टिकल 13 में जो कुछ भी दिया गया है अमेंडमेंट को लेकर वो जो है उसका रिलेशन 368 से कोई लेना देना नहीं है, यानी 368 जो है वो सुपीरियर है। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड ही कर दिया गया और लिख ही दिया गया। अब जुडिशियरी भी क्या करती है? जुडिशियरी भी तो वही करती है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, उसके अकॉर्डिंग ही अपने जजमेंट जो है प्रोवाइड कर सकती है। तो अब जुडिशियरी भी बंद गई। अब लेकिन फिर क्या होता है कि एक और केस आता है 1973 में केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इस केस में जुडिशियरी ने एक नया ही कॉन्सेप्ट डेवलप किया, वो था बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन। जुडिशियरी ने ये कहा कि ऑफ कोर्स आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड तो कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर, मगर आप बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन क्या था?
उसमें जुडिशियरी का ये कहना था कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन वो सभी बातें हैं जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडिंग फादर्स ने के दिमाग में रही होगी जब वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर रहे होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करते वक्त हमारे फाउंडिंग फादर्स के मन में क्या रही होगी? ऑब्वियसली हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री हो, रिपब्लिक कंट्री हो, सिटीजन्स के वेल बींग, ये सारी चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने का उद्देश्य तो यही सब था ना। तो जुडिशरी ने यह कहा कि आप कोई भी अमेंडमेंट कर लें पर हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सो इस केस के थ्रू अब जो है गवर्नमेंट जो है एक चेक में आ गई कि यस अब वो ऐसा कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकती हमारे फंडामेंटल राइट्स में जो हमारे डिसएडवांटेज में जाता हो या हमारे बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन को डिस्ट्रॉय करता हो। सो यहाँ रुकता है आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 का एक टसल, और आकर रुकता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन, जो कि एक बहुत ही ह्यूज एंड न्यू कॉन्सेप्ट था केशवानंदा भारती केस में। ऑब्वियसली ये एक ऐसा केस है जो हमारे पॉलिटी के हिस्ट्री में एक ट्रिमेंडस स्थान रखता है। सो आई थिंक आज की ये वीडियो आपको क्लियर रही होगी, आर्टिकल 13 के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो जेन्युइनली तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक न्यू क्रिएटर के लिए यही सब मोटिवेशन का काम करती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन।